आज की क्राइम स्टोरी में एक पत्नी और एक मां शादी के बाद मिले प्यार को पाने के लिए एक ऐसी वारदात को अंजाम देती है जो पति पत्नी के रिश्ते को ही नहीं बल्कि मां बेटे के रिश्ते को भी कलंकित कर देती है, तार तार कर देती है। एक बेटा जब खून से लथपथ अपने पिता को देखता है तो वो डर जाता है, सहम जाता है और डर कर दौड़ता हुआ अपनी माँ के आंचल को थाम लेता है। लेकिन माँ उस वक्त अपने बेटे पर प्यार लुटाने के बजाय अपने ही हाथों से उसका कत्ल कर देती है। किस रिश्ते की मिसाल दूं, कौन सा रिश्ता पाक है और कौन सा दागदार। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो पड़ती रहती है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शाहपुर बसारतपुर अशोकनगर है और इसी अशोकनगर में एक यादव परिवार रहता है। ओम प्रकाश इस कहानी का मेन किरदार है। ओम प्रकाश के बचपन में ही ओम प्रकाश के पिता का देहांत हो जाता है और ओम प्रकाश की सारी जिम्मेदारी ओम प्रकाश के दोनों बड़े भाइयों पर आ जाती है। ओम प्रकाश पढ़ाई के प्रति काफी लगनशील था, इसलिए दोनों भाई पढ़ाने लिखाने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं छोड़ते हैं। ओम प्रकाश की बचपन से ही इच्छा थी कि वो पढ़ लिखकर डॉक्टर बने और अंत में ओम प्रकाश और उसके भाइयों की मेहनत रंग लाती है। ओम प्रकाश आंखों का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाता है। ओम प्रकाश के भाइयों की शादी हो जाने के बाद ओम प्रकाश की मां अपने घर में ओम प्रकाश की शादी की बात करती है। कुछ दिनों बाद ओम प्रकाश के लिए सिंगापुर से एक रिश्ता आता है और ओम प्रकाश की शादी करा दी जाती है। सिंगापुर की लड़की के साथ ओम प्रकाश का जीवन अच्छी तरह से नहीं कट रहा था, क्योंकि उसे भारतीय संस्कृति शायद पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए लगभग शादी के 6 महीने बाद ही ओम प्रकाश का डाइवोर्स हो जाता है। इस समय ओम प्रकाश की उम्र ज्यादा नहीं थी और ओम प्रकाश अच्छा खासा कमा भी रहा था, इसलिए ओम प्रकाश की मां रिश्तेदारों से ओम प्रकाश की शादी कराने की बात करती है। अब ओम प्रकाश की दूसरी शादी के लिए 2019 में लखनऊ से अर्चना नाम की लड़की का एक रिश्ता आता है, जिस पर यादव परिवार अपनी मोहर लगा देता है और 2019 में ओम प्रकाश की शादी अर्चना से करा दी जाती है। इस शादी से अर्चना और ओम प्रकाश दोनों बेहद खुश थे। ये दोनों एक दूसरे की छोटी बड़ी जरूरतों का अच्छे से ध्यान रखते थे और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल भी रखते थे और एक दूसरे के प्रति काफी वफादार थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और गुजरते वक्त के साथ अर्चना ने बेटे को जन्म दिया। इस पर यादव परिवार ने उस बेटे का नाम नितिन रखा। अब अर्चना हाउसवाइफ की तरह घर संभालती थी और बचे वक्त में अपने बेटे को भी देखती रहती थी। इस तरह से अर्चना के दिन बीत रहे थे और यादव परिवार काफी खुश था। धीरे धीरे समय बीता तो नितिन अब 4 साल का हो गया था। अचानक से इस यादव परिवार को किसी की नजर लग जाती है और एक ऐसी घटना सामने आती है जिसकी शायद किसी ने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। 21 जनवरी 2016 की रात कहें या 22 जनवरी की सुबह कहें, इस रात को एक ऐसी वारदात होती है जिसकी कल्पना मात्र करने से ही यादव परिवार का दिल दहल जाता है। इस घटना ने उस समय की सभी महिलाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। दरअसल यादव परिवार के ऊपर वाले फ्लोर पर इमारत बनने का काम चल रहा था, इसलिए सुबह सुबह मजदूर जब ऊपर पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा देख लेते हैं कि वो बदहवास होकर भागते हुए सीधा नीचे आते हैं और यादव परिवार के अन्य सदस्यों को जो उन्होंने ऊपर देखा है उसके विषय में जानकारी देते हैं। मजदूरों की बात को सुनने के बाद यादव परिवार के सभी लोग एक साथ ऊपर की तरफ भागते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बगल वाले रूम से बार बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी। अंदर से कोई आवाज दे रहा था कि दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। इस पर अर्चना की सास जाकर के वो दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे के अंदर से कोई और नहीं बल्कि अर्चना ही बाहर निकली थी। अर्चना जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलती है वो सीधा बेडरूम की तरफ जाती है तो नजारा देखकर अर्चना के होश उड़ जाते हैं। दरअसल अर्चना के पति का किसी ने कत्ल कर दिया था। ओम प्रकाश के सर पर किसी ने वजनदार चीज से प्रहार किया था, जैसे कि कोई हथौड़ा। ओम प्रकाश की इस स्थिति को देखने के बाद अर्चना के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं और वो बेड की तरफ दूसरी ओर घूमती है और अपने बेटे को उठाकर गले से लगा लेती है। गले से लगाने के बाद अर्चना को कुछ अजीब लगता है। दरअसल बेटे के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। अर्चना तुरंत बेटे को बेड पर लिटाती है और उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसकी धड़कनें चेक करती है। बेटे की धड़कनें बंद हो चुकी थी। अब अर्चना का रोना चीखना शुरू हो चुका था, क्योंकि एक पल में ही उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। मौजूदा लोगों में किसी एक के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और यादव परिवार में हुई घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। ये मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस बिना देर किए हुए और बिना चूक के मौके वारदात पर पहुंचने की कोशिश करती है। पुलिस जब वहां से निकलती है तो निकलने से पहले फॉरेंसिक टीम को फोन कर देती है और कहती है कि यादव परिवार में उन्हें वहां पर जाना है।
कुछ देर में पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और जो नजारा देखती है, नजारा देख करके उनके भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस ओम प्रकाश के शव को उलट पलट कर देखती है। ओम प्रकाश के सर के अलावा शरीर के किसी भी अंग पर कहीं भी कोई भी चोट का निशान नहीं था। इसके बाद पुलिस ओम प्रकाश के बेटे नितिन को भी उलट पलट कर देखती है। नितिन के शरीर पर कहीं पर भी कोई भी चोट का निशान नहीं था। जब पूरे घर की तलाशी होती है तो देखते हैं कि पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये कोई चोरी का मामला है। अब पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है तो सबसे पहले अर्चना से पूछताछ की जाती है। अर्चना रोते हुए लहजे में बताती है कि रात में उसने 2 चोरों को अंदर आते हुए देखा था। अर्चना ने चिल्लाने की कोशिश की, इससे पहले ही उन चोरों ने अर्चना को अंदर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन चोरों से अर्चना के पति की हाथापाई होने लगी और हाथापाई के दौरान ही शायद उन दोनों ने मिलकर उसके पति का कत्ल कर दिया और साथ ही साथ उसके नन्हे से 4 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इतना कहते हुए अर्चना फिर से रोने लगती है क्योंकि अर्चना की दुनिया इस समय उजड़ चुकी थी। अर्चना को इस समय कौन तसल्ली दे और क्या तसल्ली दे, किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस अर्चना की सास से पूछताछ करती है तो सास कुछ ऐसे हैरत अंगेज रहस्य पुलिस के सामने खोलती है जिसे सुनने के बाद पुलिस को अर्चना पर ही शक होने लगता है। अर्चना की सास बताती हैं कि 2014 में उनकी बहू ने बेटे से अलग होने की मांग की थी। हम पहले ही अपने बेटे की पहली बहू से काफी परेशान थे, इसलिए हमने इसकी इस मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमने कहीं और इसे कमरे पर रहने की इजाजत नहीं दी। हमने इसे घर का ऊपर वाला पोर्शन दिया था रहने के। कुछ दिनों तक पति पत्नी में काफी ठीक ठाक रिश्ता चलता रहा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों में मनमुटाव होने लगा और लगभग 6 महीने से किसी व्यक्ति से बात करने के लिए इन दोनों की आपस में बहसबाजी होती रहती थी। माताजी की बातें सुनने के बाद पुलिस को लग रहा था कि कहीं न कहीं पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसके बाद अर्चना की सास ये भी बताती हैं कि जब ओम प्रकाश काम के सिलसिले में घर से 2-4 दिन के लिए बाहर चला जाता था तो अर्चना अपने घर पे किसी अजनबी लड़के को बुलाती थी। मैंने कई बार उससे पूछा भी था तो कह देती थी कि वो उसका दूर का रिश्तेदार है। मेरे बेटे ओम प्रकाश ने कई बार इससे मना किया कि उस लड़के को घर पर मत बुलाया करो, उससे फोन पर बात न किया करो, लेकिन ये कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी। अर्चना और अर्चना की सास का बयान लेने के बाद पुलिस दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर से घर की अच्छे से छानबीन करना शुरू कर देती है। इसी छानबीन के दौरान पुलिस देखती है कि जो मेन दरवाजे की कुंडी है वो घर के बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से टूटी थी। खिड़की के कांच का शीशा जो टूटा था वो भी घर के बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से टूटा था। इसलिए कहीं न कहीं अब पुलिस को अर्चना पर शक हो रहा था, लेकिन ये मामला काफी हाई प्रोफाइल था तो एकदम से पुलिस सीधा अर्चना पर एक्शन भी नहीं ले सकती थी। इधर अर्चना के पिता भी समाजवादी पार्टी के सीएम की सुरक्षा में तैनात थे, जिनका नाम था दीप चंद यादव। और जिस समय अर्चना के घर पर ये वारदात हुई उस समय अर्चना के पिता माननीय अखिलेश कुमार की सुरक्षा में तैनात थे। इसलिए अखिलेश कुमार जी खुद पर्सनली पुलिस को फोन करते और इस केस की जांच जल्दी से जल्दी करने का आदेश देते हैं। इधर ओम प्रकाश के बड़े भाई राजकुमार जो कि यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर थे, वो भी पुलिस पर दबाव बनाते हैं और कातिल को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग करते हैं। अब सरकार की तरफ से पुलिस पर चारों तरफ से दबाव बन रहा था, इसलिए आला अफसरों द्वारा एक अर्जेंट पुलिस की मीटिंग बिठाई जाती है और उस मीटिंग में उन सभी लोगों को बुलाया जाता है जो अर्चना के केस की तहकीकात कर रहा था। इस मीटिंग में किसी एक के द्वारा बताया जाता है कि अर्चना के घर का शीशा और अर्चना के घर की मेन गेट की कुंडी घर के अंदर से ही टूटी हुई थी, इसलिए किसी बाहर वाले व्यक्ति के अंदर जाने की कोई संभावना ही नहीं होती है। साथ ही साथ अर्चना बगल वाले कमरे में बंद थी। अर्चना के शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी थी। कुछ लोगों का मानना था कि कहीं ऐसा तो नहीं अर्चना ने अपने पति की सुपारी दे दी थी, लेकिन जब सुपारी देने की बात आती है तो कुछ लोग ये भी कहते हैं एक पत्नी अपने पति के नाम की सुपारी दे सकती है, लेकिन एक माँ अपने बेटे की सुपारी कभी नहीं देगी। इस तरह से उस मीटिंग में काफी देर तक तर्क वितर्क चलता रहा और पुलिस के सामने ये नतीजा निकल कर आया कि अर्चना की सास किसी झगड़े के बारे में बता रही थी कि अर्चना किसी से फोन पर बात किया करती थी। इसलिए तुरंत पुलिस की एक टीम अर्चना का फोन लेकर आती है और सर्विलांस टीम को वो फोन दे दिया जाता है। अब अर्चना के फोन से कॉल डिटेल, मैसेज की जानकारियां निकाली जाती है तो अर्चना के फोन से एक ऐसा संदिग्ध नंबर निकलकर सामने आता है जिस पर लंबे लंबे समय तक अर्चना बातें करती रहती थी और ये फोन दिन में एक बार नहीं बल्कि कई बार किया जाता था। अब पुलिस तुरंत इस नंबर पर कॉल लगाती है तो मौजूदा शख्स फोन उठाता है। जैसे ही फोन उठाता है कॉल ट्रेस कर ली जाती है और वो व्यक्ति वहां से पकड़ लिया जाता है।
पूछताछ के दौरान वो बताता है कि उसका नाम अजय यादव है, वो जिला पंचायत सदस्य है, साथ ही साथ एक प्राइमरी अध्यापक भी है। वो मूल रूप से फिरोजाबाद स्वामीनगर का रहने वाला है। उस आदमी के पास से एक हथौड़ा और चोरी की वो सारी चीजें बरामद कर ली जाती हैं जो कि अर्चना के घर से गायब हुई थी। काफी लंबी पूछताछ करने के बाद अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि अब अर्चना से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस इस बात को लेकर के संशय में थी। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार पुलिस पर दबाव बन रहा था, इसलिए पुलिस तुरंत अर्चना के घर जाती है और अर्चना से कहती है कि आपको पुलिस स्टेशन चलना है, हमें आपसे पूछताछ करनी है। पर अर्चना पुलिस को डांटते हुए कहती है कि ये समय पूछताछ करने का नहीं है, बल्कि कातिल की तलाश करने का है। मेरा पूरा घर अभी बहुत बड़े गहरे सदमे में है, मैं खुद गहरे सदमे में हूँ, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं स्वयं ही पुलिस स्टेशन आ जाऊंगी। लेकिन पुलिस वाले इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो तुरंत अर्चना के सामने अजय यादव को लेकर आ जाते हैं। अजय यादव को देखते ही अर्चना बिना कुछ कहे चुपचाप पुलिस के साथ चल पड़ती है। अब अर्चना और अजय यादव से पूछताछ के दौरान कुछ बातें यूं सामने निकल कर आती है। 2014 में अर्चना अपने पति से घर से अलग होने की मांग करती है, लेकिन पति अपने घर वालों से अलग होने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सास अलग होने की समस्या का एक समाधान निकालती हैं और अर्चना को घर के ऊपर वाला पोर्शन दे दिया जाता है। अब अर्चना तीसरी मंजिल पर रहने लगती है और घर वालों से कोई मतलब नहीं रखती है। अब अर्चना का समय बेटे की देखरेख, खाना पीना बनाना और ज्यादातर समय मोबाइल पर गुजरने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो अर्चना का समय भी मोबाइल पर ज्यादा बढ़ने लगता है। घटना के तकरीबन 6-7 महीने पहले फेसबुक पर अजय यादव नाम के लड़के से अर्चना की मुलाकात होती है। ये दोनों काफी देर तक चैटिंग करते रहते हैं और कई दिनों तक इनकी चैटिंग चलती रहती है। चैटिंग के बाद ये दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, फिर ये व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, फिर ये ऑडियो और वीडियो कॉल करना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे इनका प्यार परवान चढ़ रहा था, वैसे वैसे ओम प्रकाश को अर्चना के कैरेक्टर पर शक हो रहा था। इसलिए ओम प्रकाश कहता है कि तुम फोन में ज्यादा समय मत बिताया करो, मेरी भी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा करो। पता नहीं आजकल तुम घर में क्या करती रहती हो, अब तो इतना काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ना ही तो घर का काम अच्छे से करती हो, ना ही तो मेरा काम अच्छे से करती हो और ना ही तो मुझ पर या नितिन पर ध्यान देती हो। इस तरह से कई बार अर्चना और ओम प्रकाश में बहस होने लगती है। इधर अजय यादव भी अर्चना यादव से मिलने की मांग करता है। इस पर अर्चना एक प्लान बनाती है और कहती है कि तुम सीधा लखनऊ जाओ और वहां पर एक कमरा बुक करवा लेना। प्लान के मुताबिक इधर अर्चना भी ओम प्रकाश से कहती है कि उसे अपने मायके जाना है। ओम प्रकाश इस बात से राजी हो जाता है और अर्चना को रेलवे स्टेशन छोड़ देता है। अर्चना लखनऊ पहुंचकर सीधा होटल जाती है और अजय यादव से मिलती है और फिर फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं। इसके बाद अर्चना अपने मायके चली जाती है। जब अर्चना अपने मायके से वापस आती है तभी अजय यादव ने दूसरे होटल में एक रूम बुक करा रखा था, तो अर्चना सबसे पहले अजय यादव से मिलने जाती है, फिर से फिजिकल रिलेशन बनाती है और वापस अपनी ससुराल चली जाती है। इस तरह से इनका मिलना जुलना बढ़ने लगता है और ये नए नए प्लान बनाकर एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर साहब को किसी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, तो अर्चना अजय यादव को अपने घर पर बुलाती है, लेकिन सास की नजर अजय यादव पर पड़ जाती है। तो सास पूछने लगती है कि आखिर ये कौन है, हमने तो इन्हें कभी पहले नहीं देखा है। इस पर अर्चना कहती है ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, हमसे मिलने आए हैं, 1-2 दिन रुकेंगे और चले जाएंगे। सास को अर्चना की बातों पर शक होता है, लेकिन इस समय सास कर भी क्या सकती थी। जब अर्चना अपने पति की बातों से नाराज चल रही थी तो सास की बातों से नाराज होना तो लाजमी था, इसलिए सास कुछ कहती नहीं है। कुछ दिनों बाद जैसे ही ओम प्रकाश घर आने वाला होता है वैसे ही अजय घर से बाहर निकल जाता है। एक समय गुस्से में ओम प्रकाश जब अर्चना का फोन चेक करने की कोशिश करता है तो दोनों में काफी ज्यादा बहस होती है और इसी बहस के दौरान अर्चना ये फैसला ले लेती है कि वो ओम प्रकाश के साथ बेडरूम में नहीं रहेगी, बल्कि अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रख लेती है और वहीं पर रहने लगती है। अब एक ही छत के नीचे पति पत्नी अलग अलग कमरे में रह रहे थे। अब अर्चना को ओम प्रकाश से बात करना, ओम प्रकाश का चेहरा देखना भाता नहीं था। उसे ओम प्रकाश का चेहरा देखते ही गुस्सा आने लगता था। वो मन ही मन ओम प्रकाश से नफरत करने लगी थी। इधर अजय यादव अर्चना की तरफ अट्रैक्ट होता चला जा रहा था, इसलिए अर्चना अजय यादव से शादी करने की बात करती है। अजय यादव भी शादी करने की बात से सहमत हो जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि शादी करने से पहले अर्चना को डाइवोर्स चाहिए था, इसलिए वो डाइवोर्स की बात ओम प्रकाश से नहीं करती है, बल्कि ओम प्रकाश को रास्ते से हटाने का ही प्लान बना लेती है। प्लान के मुताबिक उन्हें एक ऐसी तारीख चाहिए थी जिस तारीख पर वो दोनों इस घटना को अंजाम दे सके
और वो तारीख बहुत जल्द 21 जनवरी के रूप में उन्हें मिल भी जाती है। 21 जनवरी की शाम उनके पड़ोस में कोई फंक्शन था। यहाँ पर अर्चना के हस्बैंड ओम प्रकाश और अर्चना का बेटा नितिन उस फंक्शन में चला जाता है। अर्चना घर पर अकेली थी और अजय यादव के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में अजय यादव आ जाता है तो अर्चना उसे अपने कमरे में छुपा देती है। थोड़ी देर में अर्चना का पति और अर्चना का बेटा फंक्शन से वापस घर आ जाते हैं। अर्चना अपने बेटे को पति के साथ बेडरूम में सुला देती है। ओम प्रकाश यादव थोड़ी देर टीवी देखता है, टहलता है और इसके बाद सो जाता है। अर्चना थोड़ी देर और इंतजार करती है और वो कंफर्म हो जाती है कि अब इस समय डॉक्टर साहब गहरी नींद में सो रहे हैं, तो वो तुरंत अजय यादव को बुलाती है। इस समय अजय यादव भी सो रहा था, लेकिन अर्चना उसे चुपके से बुलाती है और कहती है कि यही अच्छा समय है उसके पति का कत्ल करते। अजय यादव अपने साथ एक हथौड़ा लेकर आया था, जिसे प्लान के मुताबिक अर्चना ने लाने के लिए कहा था। अजय यादव उस हथौड़े को निकालता है और सीधा अर्चना के पति पर प्रहार करने लगता है। हथौड़े के प्रहार से अर्चना के बेटे की नींद खुल जाती है और वो जाग जाता है। जिस समय नितिन की आंख खुलती है उस समय नितिन के पिता खून से लथपथ थे। पिता की इस हालत को देख करके नितिन डर जाता है, सहम जाता है और वो तुरंत बेड से भाग खड़ा होता है। सीधा दौड़ते हुए अपनी माँ के आंचल को थाम लेता है। इस पर अर्चना अजय से कहती है कि वो उसके बेटे नितिन का भी कत्ल कर दे। नितिन कहता है कि ये बेटा बहुत छोटा है और ऐसे छोटे छोटे बच्चे को वो स्कूल में पढ़ाता है। वैसे भी ये बेटा उसकी आंखों की तरफ ही देख रहा है, वो उसकी हत्या नहीं कर सकता है, उससे ये नहीं होगा। उसी समय बिना देर गवाए अर्चना खुद ही अपने हाथों से अपने बेटे का कत्ल कर देती है। सरकार का दबाव पड़ने के कारण इस केस को पुलिस ने मात्र 24 घंटे में ही सॉल्व कर लिया था। अर्चना और अजय यादव के बयान के मुताबिक पुलिस एक चार्जशीट तैयार करती है और इन दोनों पर मुकदमा चलाया जाता है। गोरखपुर की अपर कोर्ट 17 अक्टूबर को एक फैसला सुनाती है और कहती है कि इन दोनों को इनके किए के अनुसार 65 हजार रुपए का जुर्माना है और उम्र कैद की सजा है। अगर ये लोग 65 हजार रुपए नहीं भर सकते हैं तो सबसे पहले इन्हें 3 साल की सजा व मुशक्कत काटनी पड़ेगी और इसके बाद इन्हें उम्र कैद के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। जिस समय ये लोग 3-3 साल की सजा काट रहे थे उस समय अर्चना ने कई बार अजय से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन अजय अर्चना से मिलने के लिए तैयार नहीं। शायद अजय को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि जो लड़की अपने बच्चे और अपने पति की नहीं हो सकी वो अजय की कभी नहीं हो पाएगी। इधर अजय जब अर्चना से मिलने को तैयार नहीं होता है तो अर्चना को भी लगने लगता है कि कहीं न कहीं शायद उसने कुछ गलती कर दी है अपने पति और अपने बच्चे को मारकर। जिस जेल में अर्चना रह रही थी तो अर्चना की कहानी सुनने के बाद जेल की महिलाएं और जेल के अन्य सदस्य अर्चना से काफी ज्यादा नाराज थे। इस पर कई लोगों ने अर्चना के साथ हाथापाई भी की थी और कहा था कि तुम कैसी माँ हो जिसने अपने ही हाथों अपने नन्हे से बच्चे की जान ले ली। फिलहाल इस समय अर्चना यादव और अजय यादव दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी भी तरह से दुखी करना, परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको सावधान करना था, सतर्क करना था और आपको जागरूक करना था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस समय हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।